बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे, अब सोमवार के लिए खास तौर पर स्ट्रैटेजी क्या बनाए और शहरों में कमाई के शानदार मौके भी हम आपको बताएंगे। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582222266। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं, फेसबुक पर @ZeeBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZeeBusiness पर अपने सवाल भेजें, #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की सोमवार की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी होंगे, साथ ही एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षका। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले शुक्रवार का बाजार कैसा रहा उस पर सबसे पहले एक नजर हम डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी 229 अंक चढ़कर 17,158 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 712 अंक उछला 57,570 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, 113 अंक चढ़ा और 37,491 के लेवल पर बंद हुआ। एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में लगातार तेजी आ किस वजह से रही है। हफ्ते के आखिरी दिन और नई सीरीज के शुरुआत के पहले दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया दमदार एक्शन, और यह दमदार एक्शन पूरा का पूरा आता दिखा विदेशी बाजारों की मदद से और हमारे अपने ट्रिगर से भी। तो पहले बात करें ग्लोबल ट्रिगर्स की। अमेरिकी बाजारों में फेड की मीटिंग के बाद लगातार दूसरे दिन दमदार और शानदार तेजी होती दिखी। निचले स्तरों से उछलकर अमेरिकी बाजार दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुए। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ता हुआ, वो भी तब जबकि अमेरिका में जीडीपी के आंकड़े लगातार दूसरी तिमाही नेगेटिव ग्रोथ के आए, लेकिन बाजार को भरोसा है कि ग्रोथ रहेगी बरकरार और अगली तिमाही के आंकड़े जब आएंगे अमेरिका में ग्रोथ के, वो बेहद शानदार होंगे। और यही वजह थी कि अमेरिका में इक्विटी मार्केट्स भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आए और थोड़ी बहुत कमजोरी डॉलर इंडेक्स में हुई। उसका फायदा दुनिया भर में कमोडिटीज के भाव में बढ़ने से भी हुआ, तो कमोडिटी स्टॉक्स भी उसी वजह से बढ़े और इसके साथ साथ अमेरिका में शानदार नतीजे कंपनियों के आते दिख रहे हैं। तो ये तो पूरी की पूरी तेजी थी इंपोर्टेड। लेकिन नई सीरीज की शुरुआत हमारे यहाँ अपने ट्रिगर्स के साथ हुई और यहाँ भी लगातार खरीदारी बनती दिख रही। बड़े समय बाद कल फिर से एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने खरीदारी की कैश मार्केट में। नतीजे हमारे यहाँ भी जबरदस्त आ रहे हैं। तकनीकी तौर पर बाजार बेहद मजबूत है। तो इन सारे संकेतों के चलते भारतीय बाजारों ने सीधे आज 17,000 के पार शुरुआत की और उसके बाद एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते 17,200 के भी पास पहुंचते हुए नजर आए हम निफ्टी पर, और फाइनली क्लोजिंग 17,150 की होती दिखी। बैंक निफ्टी भी 37,750 के आसपास दिन के दौरान पहुंचे और फाइनली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भले बैंकिंग शेयरों में दिखी, लेकिन 37,500 के आसपास बंद होने में बैंक निफ्टी पर कामयाब रहे। तो हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन और महीने के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में अगर इस तरह की क्लोजिंग आपको मिले तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। चौतरफा खरीदारी बाजारों में लौटती हुई दिख रही है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है और रिस्क लेने की ताकत और मूड फिर से बाजार में सुधरता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बाजार की बहुत ही पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग हुई है। जैसा अनिल जी कह रहे थे कि बाजार में कॉन्फिडेंस है, तो हमें एक्सपेक्ट करें कि बाजार में आगे अगले हफ्ते भी कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। लगातार दूसरे दिन हमने एफआईआईज की खरीदारी भी देखी, बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है। ये आपसे मैं मार्केट पर व्यू जानना चाहूंगी पहले। स्वाति, डेफिनेटली मार्केट का मूड काफ़ी अच्छा हो चुका है और इसमें डेफिनेटली जैसे अनिल जी ने कहा कि ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिविटी आई है। आई थिंक ऑलरेडी जो फेड का हाइक आया है वो आ चुका है, लेकिन कमेंट्री पोवेल साहब की थोड़ी कमेंट्री को पॉजिटिव थी। मार्केट्स को इस बात पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट मिला और मार्केट्स ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। मेरे ख्याल से मार्केट में अभी भी एक्शन काफ़ी रहने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाला हफ्ता है उसमें जो इम्पोर्टेंट मैक्रो नंबर आएगा वो आरबीआई की पॉलिसी रहेगी और वहाँ पे उम्मीद है कि 35-40 पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा। लेकिन वहाँ पे भी गवर्नर साहब क्या कमेंट्री कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादातर स्टॉक्स को अभी इम्पैक्ट कर रहा है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि बहुत सारे अच्छे कंपनीज के नतीजे आ गए और वहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिली। तो आने वाले हफ्ते में बहुत बड़े दिग्गज कंपनियां जैसे आईटीसी है, टाइटन है, ये नंबर्स डिक्लेयर करने वाले हैं। तो नंबर्स पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए और अभी भी प्रॉफिट्स के मौके इस बाजार में मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हालांकि इंडेक्स थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है क्योंकि काफी छोटे समय में काफी जल्दी भागा है, तो हो सकता है कि थोड़ी कंसोलिडेशन इंडेक्स पे हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज में आपको काफी ऐसे मौके अगले हफ्ते भी मिलने की अपेक्षा रहेगी। और अविनाश जी, हफ्ते भर का या 10 दिन का नजरिया रखना हो किसी को तो कौन सी स्टॉक आपकी पसंद है?
देखिए ऑटोमोटिव सेक्टर में हमको अशोक लेलैंड पसंद है। अशोक लेलैंड के नंबर्स जो Q1 के लिए आ गए वो भी काफ़ी दमदार थे। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि पूरी सीवी साइकिल में जो फ़ोकस्ड प्लेयर है वो अशोक लेलैंड है। हमको लग रहा है कि करंट प्राइस पे अगर कोई खरीदता है तो करीबन 158-159 का एक प्रॉफिट ट्रेड बन सकता है एक 8 से 10 दिन के लिए। करीबन 141 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। जिस प्रकार की ग्रोथ आई है, जिस प्रकार का मार्जिन एक्सपेंशन हो गया, हमको लग रहा है कि मीडियम टर्म के लिए भी ये बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन 8 से 10 दिन के लिए अगर कोई एक्सपोजर लेना चाहे तो 158-159 का स्टॉप टारगेट लेके यहाँ पे निवेश कर सकता है। अशोक लेलैंड हफ्ते भर की खरीदारी का स्टॉक जो सजेस्ट किया है अविनाश गोरक्षकर ने। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी लेते हैं शो में। पहला सवाल व्हाट्सएप से आ रहा है। जयपुर से मधुसूदन शर्मा हमें सवाल भेज रहे हैं। इनका सवाल SBI लाइफ पर है। 78 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 1080 की। SBI लाइफ में हमने देखा नतीजों के बाद ये निफ्टी का टॉप गेनर बना और शेयर ने 1304 का रिकॉर्ड स्तर भी छुआ। इन्हें अपने खरीद पर मुनाफा भी अच्छा खासा है। अविनाश जी, मधुसूदन जी को क्या राय देंगे SBI लाइफ पर? मुझे लग रहा है कि इनका अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन अगर ये 6 से 12 महीने का अवधि अगर होल्ड कर सकते हैं तो मैं यही कहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अभी जो आने वाले क्वार्टर्स रहेंगे FY 22-23 के लिए वो काफी स्ट्रांग रहेंगे। पिछले 2 साल में इन कंपनीज को कोविड के कारण बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग अपनी बैलेंस शीट में करनी पड़ी, लेकिन अभी नॉर्मल सी वापस आ रही है। और जिस प्रकार का ग्रोथ हमने Q1 में देखा है FY 23 का, वो ग्रोथ शायद आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए बरकरार रहेगा। और SBI लाइफ में डेफिनेटली और भी तेजी पॉसिबल है। तो यहाँ पे होल्ड करें। अगर आपका टाइम फ्रेम 6 to 12 मंथ्स है, ये डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट लेवल से दिखा सकता है। 6 से 12 महीने के नजरिए के लिए बने रहने की सलाह आपके लिए SBI लाइफ में। अगला सवाल दिल्ली से हरीश गुप्ता साहब भेज रहे हैं। विप्रो पर इनका सवाल है। 125 शेयर विप्रो के इनके पास है जिस पर इन्होंने खरीदारी की है 580 के लेवल पर। विप्रो में क्या राय देंगे अविनाश जी? फिलहाल इन्हें नुकसान है अपनी इस खरीद पर। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए विप्रो में कम से कम आने वाले 6 से 12 महीने के लिए अंडर परफॉर्मेंस होने की अपेक्षा है। पहली बात तो विप्रो ने जो गाइडेंस भी दिया है वो बहुत कम है। काफ़ी नेगेटिव सरप्राइज इन्होंने नंबर्स में Q1 में दिखाया था। और जिस प्रकार से अभी US का रिसेशन का कंफर्मेशन हो चुका है, दूसरे तिमाही में भी GDP का आंकड़ा माइनस है, रिकवरी IT सेक्टर में थोड़ा समय लगेगी। तो मुझे लग रहा है कि इनको कोई भी उछाल में इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी विप्रो सारे IT कंपनीज को अगर हम देखें तो अंडर परफॉर्मर वाला स्टॉक है। तो इसमें निकल जाए। और मैं समझता हूँ कोई ऑटो कंपोनेंट या ऑटो सेक्टर में कोई अच्छी कंपनी है तो वहां पे निवेश करने का मौका समझ के यहाँ पे अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। ओके, विप्रो में आप निकल जाएं, एग्जिट की सलाह और लॉस रिकवर करें। ऑटो या ऑटो एंसिलरी कंपनी में जाने की सलाह आपके लिए आ रही है अविनाश जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं। गोरखपुर से अंजनी कुमार भेज रहे हैं। यहां पर डॉक्टर रेड्डीज पर इनका सवाल है। 102 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 3980 की। नतीजे आए कंपनी के खराब नतीजे, शेयर में तेज गिरावट भी देखी और शेयर निफ्टी का टॉप लूजर भी बना। पर इन्हें अपनी खरीद पर अच्छा मुनाफा है। डॉक्टर रेड्डीज में क्या करें ये अविनाश जी? मुझे लग रहा है कि देखिए इनको मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स जो आ गए वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे। और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आए। आने वाले 1-2 क्वार्टर्स भी कंपनी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। मेरी राय में यहाँ से निकल के अगर वो सन फार्मा लेते हैं तो सन फार्मा में मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई होगी। उनका जो भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल जो रिटर्न होगा वो सन फार्मा से मिल सकता है। तो यहाँ से निकल के सन फार्मा में निवेश करने की राय रहेगी। बट डॉक्टर रेड्डी से जो भी मुनाफा मिलता है उसको बांध करके वसूल कर ले। ओके, तो जो भी मुनाफा है आप वसूल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी से आपको निकलने की सलाह, सन फार्मा में जाने की सलाह आपको दे रहे हैं अविनाश जी। अगला सवाल सागर से जी चौधरी साहब भेज रहे हैं। रैलीज इंडिया इनका शेयर है। 100 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 217 रुपए 42 पैसे की। रैलीज इंडिया में क्या खास स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे इन्हें आप अविनाश जी? देखिए रैलीज तो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली Q1 के नंबर्स इतने अच्छे नहीं है। हमारा मानना है कि अगर इनका नज़रिया कम से कम साल 1.5 साल है तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा एवरेज करके पोजीशन होल्ड करिए। ऐसे बड़े क्वांटिटी का शेयर और ऐसे गिरावट के बाद ये बेचना शायद ठीक बात नहीं रहेगी। अगर टाइम फ्रेम इनका लंबा है तो डेफिनेटली इनको अच्छी खासी कमाई होगी, लेकिन कम से कम 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। कंपनी मुझे लग रही है कि सेकंड हाफ
हाफ में FY 22-23 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाने की पोटेंशियल रखता है, तो तब तक होल्ड करिए और पैनिक में ये स्टॉक बिल्कुल मत बेचिए। पैनिक मत करें और पैनिक में बेचने की गलती मत कीजिएगा। फिलहाल बने रहने की सलाह है आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। कोलकाता से व्हाट्सएप के जरिए सवाल आ रहा है निरंजन चटर्जी साहब का। श्रीराम ट्रांसपोर्ट इनका स्टॉक है, 50 शेयर इनके पास है, खरीद इनकी है 1400 रुपए की। नतीजे कंपनी ने पेश किए और हमने देखा कमजोर नतीजों से शेयर में गिरावट भी आई, शेयर वायदा का टॉप लूजर भी बना और इन्हें नुकसान भी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में क्या सलाह देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो सेकंड हैंड ट्रक मार्केट है, यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। अगर पहले क्वार्टर का नंबर देखें तो डेफिनेटली कमजोरी है, लेकिन अगर साल भर का नजरिया कोई लेता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। सेकंड हाफ में कंपनी अच्छी खासी बिजनेस रिकवरी दिखा सकती है, तो यहाँ पे इस प्राइस पे मुझे नहीं लग रहा है आपको बेचना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करें और उसके बाद 12 to 15 मंथ्स के बाद आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेरी राय में होल्ड करना ही ठीक रहेगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट होल्ड करने की सलाह आपके लिए आ रही है अविनाश जी की तरफ से। एक कॉलर हमारे साथ है जयपुर से, आर्यन ग्रोवर। आर्यन जी, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम टाटा पावर पे। हेलो, क्या लेवल्स हैं आपके? लेवल है मैडम 233.56 और 7100 शेयर है मेरे पास। अच्छा, किस पर्सपेक्टिव से लिया है आपने? मैडम मैंने तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, लेकिन थोड़ा सा अभी डाउट में हूँ इसके रिजल्ट आने के बाद में, तो क्या करना चाहिए? नुकसान भी काफी ज्यादा है आपको। और कब से इस शेयर में आप ये भी बता दीजिए। अप्रोक्स 1 और 2 मंथ मैक्सिमम। ओके, 1 से 2 महीने का ही इनका निवेश है और नुकसान भी काफी ज्यादा है। टाटा पावर कंफ्यूज है, क्या करें? इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए मैं इन्वेस्टर को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनी उन्होंने बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपरी लेवल पे ली है और इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ उन्होंने ली है। तो मेरा तो मानना है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर फ्यूचर में वो करे तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद लीजिए, लमसम में मत खरीद लीजिए। और रही बात टाटा पावर की, तो एक क्वार्टर से कंपनी का परफॉर्मेंस में कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। हालांकि पहले क्वार्टर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर है, लेकिन जिस प्रकार की इनकी स्ट्रेटेजी सोलर पे, रिन्यूएबल पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, हमको लग रहा है कि अगर निवेश ये साल 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखते हैं तो अच्छा खासा पैसा इवन करंट लेवल से बनेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भारी गिरावट और आएगी, लेकिन हाँ, टाइम फ्रेम जो है इन्वेस्टमेंट का कम से कम 12 to 15 मंथ रखिए, उसके बाद ही उनको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेरे ख्याल से लॉस बिल्कुल बुक नहीं करना है, लेकिन टाइम फ्रेम लंबा रखिए, इसमें होल्ड करिए। होल्ड करें टाटा पावर में और टाइम फ्रेम लंबा रखने की सलाह आपको दे रहे हैं अविनाश जी। अगला सवाल सिमडेगा से इंद्र नारायण प्रसाद व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। सेल इनका शेयर है, 1005 शेयर इनके पास है सेल के, 108 इनकी खरीद है इस कंपनी पर। सेल में फिलहाल इन्हें नुकसान भी है, क्या करें स्टॉक में? इनफैक्ट स्वाति, हमने देखा है कि देखिए मेटल कंपनीज के जो भी नतीजे आ गए, जैसे JSW स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, नंबर्स थोड़े से कमजोर है। और हालांकि अभी भी मार्केट में ऐसे रिपोर्ट्स है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ेगा तो इन कंपनीज को फायदा होगा, बट क्लियरली जिस प्राइस पे इन्होंने सेल का स्टॉक एंटर किया है, मुझे लग रहा है कि इनके लिए वापस अपना जो इन्वेस्टमेंट का प्राइस है वो रिकवर करने के लिए दिक्कत होगी। मेरे ख्याल से कोई भी उछाल अगर आता है तो इसमें निकल जाना चाहिए और मुझे लग रहा है कि Q1 के नतीजे आने के बाद इनको पोजीशन हल्की करनी चाहिए और हो सके तो ऑटो कंपोनेंट जैसे महिंद्रा CI है या मान लीजिए भारत फौज है, ऐसे शेयर्स में अगर ये पैसा डालते हैं तो जो भी लॉस इन्होंने यहाँ पे किया है उसकी भरपाई इनको यहाँ से मिल सकती है। ओके, अगला सवाल लेते हैं अलीगढ़ से हरिप्रसाद गौतम। फेसबुक पर सवाल भेजे, IRCTC पर सवाल है इनका। 300 शेयर इनके पास है, 615 की खरीद है इनकी IRCTC पर। क्या खास स्ट्रैटेजी देंगे इन्हें IRCTC पर अविनाश जी? फिलहाल इनकी खरीद पर इन्हें कुछ मुनाफा जरूर है। देखिए IRCTC में अगर ये कम से कम 1.5-2 साल निवेशित रहते हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म कंपनी है जो रेगुलेटेड एंटिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाती है। इनका ज्यादातर धंधा और बिजनेस इंटरनेट टिकटिंग से आता है, तो मुझे लग रहा है कि अगर 1.5-2 साल का ये टाइम फ्रेम रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा इनको मिलेगा। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से अभी हम नॉर्मल सी देख रहे हैं, कोविड अभी बिल्कुल जा चुका है, तो डेफिनेटली आने वाला साल दैट इज FY 23 पिछले साल से काफी अच्छा होगा। तो यहाँ पे होल्ड करिए, कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखना यहाँ पे जरूरी है। ओके, होल्ड करने की सलाह IRCTC में आपके लिए आ रही है।
नासिक से संदीप बाग इस वक्त हमारे साथ है। संदीप जी बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी मैडम, पूनावाला फिनकॉर्प का सवाल था मेरा। 500 शेयर है मेरे पास। क्या 278 के रुपए जी, तो उसमें बना रहा हूँ। किस पर्सपेक्टिव से लिया है आपने? मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से पूनावाला फिनकॉर्प में क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? फिलहाल नुकसान पर है ये। नहीं स्वाति, यहाँ पे भी होल्ड करने की राय रहेगी। देखिए एनबीएफसी सेक्टर में बहुत तेजी से अभी ग्रोथ आ रहा है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस के बाद पूनावाला फाइनेंस का भी नंबर जो है वो काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल पूनावाला फाइनेंस बिल्ड कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि 1.5-2 साल में ये काफी बड़ा डोमिनेंट प्लेयर एनबीएफसी में होगा। निवेशक को यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखना है, क्योंकि उन्होंने ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक रेंज में रहे, बट यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। ओके, होल्ड करने की राय पूनावाला फिनकॉर्प में आपके पास आ रही है। अगला सवाल चंडीगढ़ से गौरव सक्सेना ट्विटर पर भेज रहे हैं। बंधन बैंक पर इनका सवाल है। अविनाश जी 500 शेयर इनके पास है और 280 इस पर इनकी है खरीद। बंधन बैंक पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे इन्हें आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि स्वाति यहाँ पे बंधन बैंक के जो नंबर्स आ गए हैं, प्लस जो कमेंट्री मैनेजमेंट की आई है, उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन नंबर्स काफी वीक है। और मुझे लग रहा है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से 3-4 क्वार्टर से परफॉर्मेंस काफी ढीला है। मैं समझता हूँ बैंकिंग सेक्टर से ये काफी वीक प्लेयर है। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस इनके लिए सबसे बड़ा इनका रेवेन्यू जनरेटर है, जहाँ पे काफी दिक्कतें ये फेस कर रहे हैं। तो इनको अगर निवेश में अच्छा पैसा बनाना है, तो मैं समझता हूँ कि एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, इन बैंकों पे फोकस करना चाहिए। बंधन बैंक से निकल जाए, क्योंकि वर्चुअली कॉस्ट टू कॉस्ट अभी चल रहा है, और ये पैसा अगर वो आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक में लगाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। आइए अब समझते हैं सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत बता रहे हैं अनिल जी। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि वह अमेरिकी बाजारों में किस तरह का एक्शन दिखता है। डाउ फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, लेकिन नेस्डेक में लगभग 1% ऊपर फ्यूचर्स नजर आ रहे थे। यानी कि अमेरिका में लगातार तीसरे दिन तेजी होगी, ये भरोसा भारतीय बाजारों को जरूर दिख रहा है। तो सोमवार सुबह अमेरिकी बाजारों की तेजी या जो भी एक्शन हो, साथ ही डाउ फ्यूचर्स वो तो नजर में रखेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे अपने ट्रिगर्स काफी काम के होंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह के आंकड़े आज सीरीज की शुरुआत में एफआईज की तरफ से आते हैं, और अब जो ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है, उसमें जो सपोर्ट सोमवार के लिए होगा वो है 16,925 से लेकर 17,025। ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए सोमवार को मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 17,300 से लेकर 17,450 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है अगले हफ्ते। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,050 37,250 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 37,750 37,950 की रेंज होगी, जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल अच्छा है। हालांकि एक तरफा तेजी होने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट और पहले ही सपोर्ट पर खरीदारी करने का मौका बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। कैश मार्केट के स्टॉक्स में अगले हफ्ते एक्शन बढ़ने की पूरी संभावना है, और ट्रेडर्स को वहां पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए। नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर है, और रिजल्ट्स के लिहाज से भी एक्शन बढ़ने वाला है। तो काफी कुछ सेक्टर और स्टॉक्स रिलेटेड एक्शन आपको अगले हफ्ते भी बाजार में देखने को मिलेगा। आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जान लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी स्वागत करते हैं। सोमवार के लिए कौन सी खास स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं? जी धन्यवाद। देखिए बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मोमेंटम बरकरार रहेगा। निफ्टी की बात करें तो देखिए लगभग 17,000 के सपोर्ट से ये रैली ऊपर में 17,350 17,500 तक जानी चाहिए। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंशियल काउंटर परफॉर्म करेंगे। सिलेक्टिव बिटन डाउन मेटल नेम्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। बैंकिंग स्टॉक से वहाँ पे पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायर्स देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा वो एचडीएफसी लिमिटेड पे रहेगा। एचडीएफसी ने काफी अच्छा प्राइस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। डेली वीकली चार्ट में जो पैटर्न बना है वो इंडिकेट कर रहा है 3 से 4% के स्विंग अपसाइड में बनने चाहिए। तो 2420 का अगस्त महीने का एचडीएफसी बैंक का कॉल, एचडीएफसी लिमिटेड का 2420 का अगस्त महीने का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 45 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है। 30 रुपए का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 75 रुपए तक के टारगेट 2420 की कॉल में बनेंगे। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा हिंडाल्को पे। आप देखोगे मेटल काफी बिटन डाउन थे, बट पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे अपस्विंग देखने को मिला है। अब शॉर्ट कवरिंग भी टूल पकड़ रही है, मोमेंटम बना है, तो ये मोमेंटम थोड़ा और बरकरार रहेगा। हिंडाल्को में हमारा यहाँ पे पॉजिटिव बायस है। यहाँ पे 444 तक के अपसाइड बन सकते हैं।
तो हिंडाल्को का 420 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। अगस्त महीने की ये कॉल 13 रुपए के आसपास चल रही है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, आपको ऊपर में 21 से 22 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपकी 2 कॉल्स देने के लिए। सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई चंदन जी ने, और लंबी अवधि का नजरिया रखना हो तो किस स्टॉक में खरीदारी करें। अविनाश जी बताइए, लॉन्ग टर्म पसंद आपकी? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको ऑटोमोटिव सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि कल जो नंबर्स आएंगे ऑटोमोटिव बिजनेस के, इसमें काफ़ी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। प्लस ओवरऑल जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट इन्होंने अभी रिसेंटली जो स्कॉर्पियो एन लॉन्च की है, इसका भी बुकिंग 30 तारीख से खुला है। लग तो रहा है कि ये भी एक बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर व्हीकल बनेगी। महिंद्रा थार, महिंद्रा का जो XUV 700 का जो मॉडल है, वहाँ पे 8 से 10 महीने का वेटिंग पीरियड है, और नंबर्स में हमको लग रहा है बहुत ही सिग्निफिकेंट तेजी आपको FY23 में देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके भी बहुत बड़ा निवेश करने का इन्होंने प्लान अनाउंस किया है। रही बात ट्रैक्टर बिजनेस के ऊपर, तो मैनेजमेंट ने कहा है कि थोड़ी बहुत मंदी यहाँ पे आई है, लेकिन ये सेकंड हाफ ऑफ FY23 से निकल जाएगी। तो अर्निंग्स ग्रोथ FY23 में बहुत ही शानदार आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 1164 जो अभी करंट प्राइस है, इन्वेस्टर्स को उसको इस प्राइस पे जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि कम से कम 12 मंथ्स में ये 1350 1360 का टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो पिक है, तो इसमें जरूर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। लंबी अवधि के लिए M&M में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। बहुत धन्यवाद करेंगे अविनाश जी आपका हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।